कोई विजिबल ऐसे सिचुएशन किसी ने देखी नहीं कॉमन सेंस के पार्लेंस में जिसकी बेसिस पे कोई ये कह सकता कि पाकिस्तान में पंजाब के अंदर खास करके और मेन स्ट्रीम खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी की इस किस्म के मसाइल हैं कि वहां पर एक जनरल इलेक्शन या वहां पे प्रोविंशियल इलेक्शन ना हो सके। अब ये कहना कि उसके बाद ज़ाहिर है ये वाविला था और मीडिया में सैकड़ों लोग जो हैं इसकी तरफ निशानदही कर चुके हैं कि हमें खतरा है कि पीडीएम की ये जमात सिक्योरिटी की सिचुएशन पैदा कर रही है, सिक्योरिटी की सिचुएशन का सहारा लेने की कोशिश की जा रही है। सबसे ज्यादा इसमें सारे ही शामिल है, ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट देखें। इस मौके पे जब रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स जाके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये कहते हैं कि अभी तो सिक्योरिटी का बड़ा मसला है, इसलिए 14 मई को ऑपरेट नहीं होने चाहिए इलेक्शन, लेकिन 8 अक्टूबर को सिक्योरिटी की सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव कर जाएगी, तो इस बात में कोई वजन जो है अनफॉर्चुनेटली नजर नहीं आता। और जो चीज नहीं समझ सके डीजीआई और डीजीएमआई और सेक्रेटरी डिफेंस के, उनकी ये मुलाकात, उनकी ये स्टेटमेंट, उनकी ये असर्शन एक ऐसे मौके पे आई है जहां अब पाकिस्तान के लोगों को उनकी स्टेटमेंट्स के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं रहा। वो जो हम में तुम में करार था, वाकई आज से चंद महीने या चंद साल पहले ऐसी सूरत हाल थी कि अगर डीजीआईएसआई ऐसी स्टेटमेंट जाके किसी अदालत के सामने देता तो उसकी बात और उसकी रिपोर्ट में लोग एतमाद होता उनको कि शायद ये सच कहा जा रहा है। इस वक्त इतनी बेएतमादी हो चुकी है कि वो जो पीटीएम का नारा था कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, जो कभी एक फ्रिंज नारा था, मायूब नारा था, पाकिस्तान की मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया और मीडिया उससे दूर रहते थे, आज वो एक पॉपुलर स्लोगन की शक्ल अख्तियार कर चुका है। और एक दहशतगर्दी के हमले के बाद जब खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ये कहती है कि ये जो नामालूम है हमें मालूम है, जब ये नारा लगता है और उसके बाद उसकी इम्प्लीकेशंस पैदा होती हैं, ये सारे माहौल को समझ के ही अब फैसले करने चाहिए। और लग ये रहा है कि हमारे अफसरान बाला जो हैं, जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे लोग हैं, वो समझ ही नहीं पा रहे कि सूरत हाल जो है वो कहाँ जाके खड़ी हो चुकी है। ये मीटिंग, इसके मंजरात, ये जो कंटेंट्स हैं, इस पे किसी को कतई तौर पे कोई यकीन नहीं है। यस, आज से चंद साल पहले अगर ऐसी मीटिंग होती, ऐसी बात कही जाती तो उसमें कोई ट्रस्ट होता, लेकिन अब माशरा, सोसाइटी, पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम और मीडिया इससे बहुत आगे जा चुका है और ये बिल्कुल ही इस पे कोई बिलीफ नाम की कोई चीज़ ही नहीं, रिएक्शन करती है। और यही बेसिकली आर्मी की स्ट्रेंथ है। लेकिन एक ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान में जहां इंक्रीजिंगली अब लोग ये महसूस करते हैं कि आर्मी इस्टेब्लिशमेंट अपने अंदर तो एक रूल ऑफ लॉ मेंटेन करना चाहती है, लेकिन पाकिस्तान के वाइडर तनाजुर के अंदर जहां हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट हैं, वहां पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो रूल ऑफ लॉ को पामाल कर रही है और उससे अंडरमाइन कर रही है। और जिस मीटिंग का हमने अभी जिक्र किया, डीजीआई की जो मीटिंग है, जो नहीं होनी चाहिए थी एक ऐसे मौके पे जबकि सुप्रीम कोर्ट एक क्लियर पोजीशन ले चुकी है इलेक्शन के हवाले से, फंड ट्रांसफर करने के हवाले से 2-3 दफा इस हवाले से अहकामात और ऑर्डर्स इशू कर चुकी है, ऐसे मौके पे डीजीआई डीजीएमआई का जाके चीफ जस्टिस और जज साहिबान को ब्रीफ करना, इसको एक आम तनाजुर में लोग क्या समझ रहे हैं? लोग यही समझ रहे हैं कि आर्मी ने अपनी ताकत को इस्तेमाल करके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सीनियर जजेस को थ्रेटन करने की कोशिश की है कि अगर हमारी बात नहीं मानेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, सिक्योरिटी की सिचुएशन जो है वो खराब भी हो सकती है। सो यानी आर्मी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो एग्जिस्ट करता है बिकॉज ऑफ रूल ऑफ लॉ, लेकिन वो एनकरेज कर रहा है और प्रमोट कर रहा है लॉलेसनेस को खुद अपनी ताकत को इस्तेमाल करके। यही वो क्वेश्चन आ जाता है जो वकास ने उठाया है, और इस क्वेश्चन को अगर आप ब्रॉड कर लें कि टीटीपी से आर्मी क्या डिमांड करती है, टीएलपी से आर्मी क्या डिमांड करती है, बलोचिस्तान के बीएनए, बीएनपी और जो इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे आर्मी क्या डिमांड करती है, एमक्यूएम अगर लॉलेसनेस करती है तो आर्मी और रेंजर्स उससे क्या डिमांड करते हैं कि आप रूल ऑफ लॉ को ओबे करें, कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे करें। लेकिन अगर आर्मी के बारे में खुद ही ये तासर है, आर्मी के सीनियर अफसरान के बारे में, कि वो खुद ही रूल ऑफ लॉ को अंडरमाइन कर रहे हैं, तो उनकी इस अपील में या उनकी इस रिक्वेस्ट में, उनकी उस ताकत में कितनी एक जान रह जाती है। जो पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के सीरियस स्टूडेंट्स हैं वो खतरा महसूस करते हैं कि अगर अपनी नादानी में, अपनी नासमझी की वजह से जो सीनियर अफसरान हैं ये इस तरह ही से लॉलेसनेस को एनकरेज करते रहे, जो इस वक्त पाकिस्तान में इंक्रीजिंगली लॉलेसनेस है इन द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, इन द फॉर्म ऑफ द खुद जो फैसले उठाए गए हैं, जिस तरह से कोर्ट्स के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, तो अल्टीमेटली इसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसकी इम्प्लीकेशंस जो होंगी, उससे खुद आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान भी अलग थलग नहीं रह सकेंगे। और जो इंतशार उनके आगे पीछे लॉलेसनेस का है, वो लॉलेसनेस उनको भी इफेक्ट कर सकती है। इसी एग्जाम्पल को देख लें कि इमरान खान के ऊपर जो 140 से ज्यादा मुकदमे हैं और जो हजारों मुकदमे पीटीआई के लोगों के ऊपर बनाए गए हैं, सोशल मीडिया की टीम्स पे, वर्कर्स पे, लीडर्स पे, अली अमीन गंडापुर को उठा के डिफरेंट जगहों पर ले जा रहे हैं, इसी तरह अली जैदी को जिस तरह से उठा लिया गया है, यहाँ पर क्या चीज अप्लाई की जा रही है? यहाँ पावर ऑफ लॉ इस्तेमाल की जा रही है, ठीक, क्योंकि पावर ऑफ लॉ इंक्रीजिंगली कंट्रोवर्शियल हो चुकी है, लेकिन कानून की ताकत को, रियासत की ताकत को फ्लॉन्ट किया जा रहा है और उसे इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम
یہ جو ایکشنز ہیں جیسے یہ میٹنگ ہے یہ تمام ایکشنز جو ہیں یہ اسی پاور آف لا کو اسی کنونشن آف دا پاور آف لا کو اس کے ٹریڈیشن کو انڈرمائن کر رہے ہیں. تو جتنا زیادہ یہ ٹریڈیشن انڈرمائن ہوگا اتنا زیادہ جو رسک ہے آف کیوس کا آف اینارکی کا آف ڈس اوبیڈینس کا اور ڈفرنٹ قسم کے جو اس کی امپلیکیشنس ہیں وہ خود آرم فورسز آف پاکستان کے لیے بڑھتا چلا جائے گا. اب ظاہر ہے کہ افسر جب ایک سرکاری نوکری کر رہے ہوتے ہیں تو وہ غالباً اتنے غور سے ان تمام چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے. یہی وجہ ہے کہ میڈیا کی سول سوسائٹی کی ایکیڈیمکس کی یونیورسٹی کے پروفیسرز کی لکھنے والوں کی یہ ذمہ داری ہے وہ ان لارجر ایشوز اور ان کی امپلیکیشن سے اپنے انسٹیٹیوشنز کو آگاہ رکھیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں صرف ایک ریسپانسبلٹی پوری کر رہا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ جو آپ ایکشنز کر رہے ہیں ان ایکشنز کے ری ایکشنز بھی ہوں گے اور انفیکٹ ہوئے ہیں گزشتہ 12 ماہ سے اسٹارٹنگ فرام اپریل 2022 سے اب تک جو ایکشنز کیے گئے ہیں ان کے ری ایکشنز بھی ہوئے ہیں. ہر ری ایکشن کے اوپر مزید ایکشن کیا جا رہا ہے اور پھر بلیم کیا جا رہا ہے ری ایکٹ کرنے والوں کو. لیکن اصل قصور ذمہ داری اور جو یہاں پر بلنڈر ہے وہ ان ایلیمنٹس کا ہے اسٹارٹنگ فرام جنرل باجوہ جنہوں نے ان ایکشنز کو انیشیٹ کیا. یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ تھا جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا اب جو میٹنگ ہوئی ہے ڈی جی آئی ایس آئی ڈی جی ایم آئی اور سیکٹری ڈیفینس کی اس کے بارے میں جو ٹکر چلے ہیں جو بالکل یعنی ٹیلی ویژن کے اوپر چلے کہ پاکستان کی جو ٹاپ آفیسرز ہیں ناٹ دی آرمی آف کورس ہائی جیک ہو چکی ہے ہمارے پوائنٹ آف ویو سے. پاکستان کے ٹاپ آفیسرز جو ہیں وہ مختلف ہیلے بہانے اختیار کر رہے ہیں تاکہ مئی میں پنجاب میں الیکشن نہ ہو سکے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کس کے لیے؟ یہ کوئی آرمی کا انٹرسٹ ہے کہ الیکشن نہ ہو سکے؟ یہ صرف نواز شریف کا پرنسپلی طور پہ انٹرسٹ ہے وچ فردر اسٹرینتھنز دی آرگومنٹ کہ پاکستان کی ٹاپ جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ اس وقت لندن میں بیٹھے ہوئے بھگوڑے کرمنلی انڈائٹڈ نواز شریف جو ہیں ان کے کنٹرول میں ہے. اور ایکسٹرنل ڈائمینشن کی بات جو ہم بہت کرتے ہیں وہ اس پہ بڑی کنٹروورسی ہو سکتی ہے کہ بیرونی طاقتوں کا جو ریجیم چینج پاکستان میں ہوا اس میں ان کا رول ہے اور کس حد تک ہے وہ کس حد تک اس پوری چیز کو سسٹین کر رہے ہیں اسٹیج پہ. لیکن ایک چیز تو پچھلے 12 مہینے کے واقعات سے بالکل روز روشن کی طرح سورج کی طرح عیاں ہو چکی ہے اور وہ یہ ہے کہ جنرل باجوہ ایکس آرمی چیف جو ہیں ان کے نواز شریف اور آصف علی زرداری کے درمیان میں ایک گٹھ جوڑ ہوا, ان کے درمیان میں ایک سازش نے جنم لیا, ان کے درمیان میں ایک ارینجمنٹ ہوا, ان کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ تھی جس کے نتیجے میں عمران خان کی حکومت کو ختم کیا گیا. اور اس کے بعد سے جنرل باجوہ نے آرم فورسز آف پاکستان کو ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال میں ڈال دیا ہے جو انہیریٹ کی ہے پریزنٹ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے, اور بدقسمتی سے وہ جنرل باجوہ سے بھی زیادہ نواز شریف صاحب کے کنٹرول میں نظر آ رہے ہیں. تو یہ ایک صورتحال ہے جو اب سب لوگوں کو سمجھ آ چکی ہے. انڈر دی سرکمسٹانسز یہ جا